बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धंसी निर्माण अधीन टनल में पिछले 55 घंटे से फंसे 40 मजदूर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने बनाया नादिया का जिला अध्यक्ष। मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ाया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माण अधीन टनल धंस गई थी। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। बता दें कि यहां पिछले 55 घंटे से 40 मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीमें 24 घंटे से काम कर रही हैं। एनएचआईडीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल अतुल कुमार ने सोमवार को बताया कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। इसलिए अब स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का प्लान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मजदूरों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक जैक और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से 35 इंच के डायामीटर का स्टील पाइप टनल के अंदर डाला जाएगा। मशीन और पाइप पहुंच चुके हैं। इसका ऑपरेशन में 24 घंटे का समय लग सकता है। वहीं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा ने बताया कि संभवतः मंगलवार शाम या बुधवार सुबह तक मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन और छोटे पैकेट्स में खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पार्टी ने नादिया का जिला अध्यक्ष बनाया है। टीएमसी ने 13 जिलों में जिला अध्यक्ष बदले हैं। 2024 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। महुआ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखे पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रिया जताया और ये भी कहा कि वो हमेशा पार्टी और कृष्णानगर के लोगों के काम करती रहेंगी। गौरतलब है कि महुआ अभी कृष्णानगर सीट से सांसद हैं। ये सीट नादिया नॉर्थ में आती है। महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने ऐसे समय में ये जिम्मेदारी दी है जब वो लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई हैं। बता दें कि 10 नवंबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने मामले की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप ली थी। कमेटी ने उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। वहीं महुआ ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर आपत्तिजनक प्रश्न पूछने के आरोप लगाए थे। मणिपुर सरकार ने राज्य में एक बार फिर इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 नवंबर तक इसे बढ़ाया गया था। 3 मई से भड़की जातीय हिंसा के बाद 195 दिन पहले इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब से लेकर हर 5 दिन बाद प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर कमिश्नर ने कहा है कि असामाजिक तत्व, जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो शेयर न करें। इसके अलावा अफवाहें ना फैलाई जाए। इसी की वजह से इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि राज्य में 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें तीनों सेनाएं आपस में तालमेल स्थापित करते हुए अभ्यास कर रही हैं। त्रिशक्ति प्रहार में भारतीय सेना अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी परखेगी। सैन्य सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए नई रणनीति के तहत अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें नए हथियारों की टेस्टिंग भी की जाएगी। आर्मी के T-90S और अर्जुन टैंक हेलीकॉप्टर और अन्य हथियार शामिल हैं। लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और नेवी के विभिन्न विमान भी भाग लेंगे।
युद्ध अभ्यास के दौरान खुफिया निगरानी व टोही विमान से लंबी दूरी के हमले, स्टीक हाई वॉल्यूम के हमले से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने सहित यूनिफाइड वायु, भूमि और संयुक्त हथियार संचालन, तेज डायनामिक व डीप स्ट्राइक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जैसी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता भी परखी जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में कई नए हथियार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर काम करते हैं और युद्ध में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बता दें कि बीते कुछ समय से चीन के साथ लगती सीमा पर विवाद के चलते ये युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिशक्ति प्रहार में विशेष रूप से पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडियंस का प्रदर्शन किया जाएगा। पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती का असर सिर्फ 2 दिन ही देखने को मिला। दरअसल दिवाली के गुजरने के साथ ही एक बार फिर पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल आ गया है। दिवाली के दिन व सोमवार को 48 घंटों में पंजाब के अंदर पराली जलाने के 2611 मामले रिपोर्ट हुए हैं। सोमवार शाम को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 1624 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में राज्य भर से खेतों में आग लगाने की कुल 2611 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें धान के अवशेष जलाने की 987 घटनाएं दिवाली के दिन की शामिल हैं। वहीं 9 से 11 नवंबर के बीच पराली जलाने की घटनाओं में कमी देखी गई थी। 9 नवंबर को राज्य भर से खेतों में आग लगने की 639 घटनाएं सामने आई। वहीं 10 नवंबर को पराली जलाने के महज 6 मामले और 11 नवंबर को 104 मामले सामने आए थे। पंजाब का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हो चुका बठिंडा पराली जलाने में भी सबसे आगे है। बठिंडा में सबसे अधिक 272 खेतों में आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर संगरूर है जहां 216 केस सामने आए हैं। इसी तरह मुक्तसर में 191, फाजिलिका में 171, मोगा में 164, बरनाला में 132, फरीदकोट में 129, मानसा में 110, फिरोजपुर में 98, पटियाला में 41, लुधियाना में 36, मलेरकोटला में 25, अमृतसर में 12, फतेहगढ़ साहिब में 9, होशियारपुर और तरनतारन में 2-2 मामले सामने आए हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने भी राज्य की कानून प्रणाली को इन मामलों में कार्रवाई के लिए कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य में पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ता चिंता का विषय है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब को अब डॉग बाइट पर मुआवजा देना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी। खास बात यह है कि इन समितियों को एप्लीकेशन के रिसीव होने व जांच के बाद 4 महीने के अंदर अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही राज्यों को डिफॉल्ट एजेंसियों, उपकरणों या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का अधिकार भी होगा। जज एस भारद्वाज ने कहा है कि पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, मृत्यु व डॉग बाइट केस इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इन मामलों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश में समितियों को रिसीव होने वाली एप्लीकेशन पर कितना मुआवजा देना है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अनुसार कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर होगी। अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20,000 रुपए होगा। हाई कोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आवारा, जंगली या पालतू जानवरों के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के एसएचओ को बिना किसी अनुचित देरी के एक डायरी रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा, गवाहों के बयान दर्ज करेगा और घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट की कॉपी दावेदार को भी दी जाएगी। बिहार के जमुई में चेकिंग के दौरान बालू से लदे एक ट्रक ने एसआई और एक जवान को रौंद दिया। बता दें कि एसआई प्रभात रंजन की इलाज के दौरान मौत हो गई है
और होमगार्ड जवान राजेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राइवेट क्लिनिक में जवान का इलाज चल रहा है। बता दें कि पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि मोहलीटांड नदी से तस्कर अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे हैं, जिसके बाद एसआई प्रभात रंजन होमगार्ड जवान राजेश कुमार के साथ बाइक से छापेमारी के लिए निकल गए। जैसे ही दोनों मोहलीटांड के पास पहुंचे तो उनकी नजर बालू से लदी ट्रैक्टर ट्राली पर पड़ी। उसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने दोनों को रौंद दिया। घटना की जानकारी के बाद एसपी शौर्य सुमन, एसटीपीओ सतीश सुमन, मुख्यालय डीएसपी अभिषेक कुमार सहित कई थानों की पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। एसपी शौर्य ने कहा कि बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलने की बात सामने आई है और मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसा सुबह 4 बजे छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे के पास हुआ। यहां दिल्ली से हरिद्वार जा रही सियाज कार ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में आधी कार पिचक गई और कार सवार सभी 6 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग शाहदरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को निकलवाया गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतकों की शिनाख्त शिवम, पाश, कुणाल, धीरज, विशाल और अमन के रूप में हुई है। इनमें से पाश शर्मा बीबीए का छात्र था, जबकि शिवम बैंक में नौकरी करता था। पाश और कुणाल चचेरे भाई हैं। मरने वाला छठा दोस्त अमन मेरठ का रहने वाला था। पुलिस ने मृतकों की पहचान उनकी आईडी से की। सीओ विनय गौतम ने बताया कि तेज रफ्तार से आज कार बेकाबू होकर मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी। इसी कारण ड्राइवर का कार से संतुलन हट गया और गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इसमें कार सवार सभी 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर का कार से संतुलन क्यों बिगड़ा, इसका पता लगाया जा रहा है। क्या कार में कोई तकनीकी समस्या आ गई थी जिस वजह से ये हादसा हुआ, इसका भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है और परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।